देखिएगा फटाफट से थ्योरम्स इन प्लेन। हाँ भाई आगे बढ़िए। यहाँ देखिएगा लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, let A vector and B vector are two non-zero non-collinear vectors. Let A vector and B vector are two non-zero non-collinear vectors. Then any vector C vector, coplanar with A vector and B vector. Then any vector C vector coplanar with A vector and B vector can be expressed in a linear combination. Any vector C vector coplanar with A vector and B vector can be expressed in linear combination as C vector is equal to XA vector plus YB vector। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है ना, ये बहुत काम की चीज़ है, आपको ध्यान नहीं होगा। आपको ये अगर याद हो तो हम लोगों ने कभी किसी टाइम पे ऐसे कुछ क्वेश्चन किए थे, a माइनस 2b प्लस 4c 3a प्लस b माइनस c a माइनस 7c प्लस 8b, और हम लोगों ने ये निकाला था कि ये तीनों के तीनों वेक्टर अपने आप में कोप्लेनर है कि नहीं है, याद है आपको? तब हम क्या किया करते थे, किसी भी एक वेक्टर को जैसे a माइनस 3b प्लस 4c को अगर भाई देखो वाकई में कोप्लेनर है बाकी दो से, तो हम लिखते थे x टाइम्स प्लस में y टाइम्स, याद आया? फिर हम कंपैरिजन करते थे, xy में एक इक्वेशन बनाते थे, xy में दूसरी इक्वेशन बनाते थे और xy में तीसरी इक्वेशन बनाते थे। इन दो को सॉल्व करके जो आंसर अगर तीसरे से मिल जाता था, याद है आपको? एग्जैक्टली वही लिखा है, ध्यान से देखो। ये C वेक्टर है, अगर ये तीनों के तीनों कोप्लेनर हैं, इसका मतलब C वेक्टर इज इक्वल टू में XA वेक्टर प्लस YB वेक्टर। अब बस A वेक्टर की जगह पे अगले ने इतनी बड़ी बड़ी ले रखी है कोई वैल्यूज, इसने कोई बड़ी वैल्यूज ले रखी है, इसने कोई बड़ी वैल्यूज ले रखी है। इसका मतलब ये कि सारा वही वापस खेल चला हुआ। अब ये जो चीज़ है ना, लेकिन काम की चीज़ क्यों हो जाती है ना, क्योंकि हमने अब अलग से लिख दिया, इसका मतलब ये कि हम कभी भी इस पर बात कर सकते हैं। एक्चुअल में ये क्या कहना चाहता है, मान लीजिए कोई एक वेक्टर A वेक्टर है, कोई दूसरा वेक्टर अपनी तरफ से इस तरह से कोई ये A वेक्टर था, ये B वेक्टर था, सही है, और इसी के प्लेन में कोई एक C वेक्टर और जा रहा था, कुछ ऐसा कुछ था। तो ये कहता है कि C वेक्टर जो है अगर ये तीनों एक ही प्लेन में है तो कोई भी एक वेक्टर को बचे हुए दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा सकते हैं। जैसे C वेक्टर को अगर मैं A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाऊंगा तो वो ये ऐसा होगा। कैसे दिखा सकते हैं? मैं तीनों को इनिशियल बना देता हूं, मैंने एक ही जगह पे ले आता हूं सबको, सही है, मैं तीनों को इनिशियल वेक्टर बना लेता हूं, ठीक है। अगर मैंने तीनों को इनिशियल बना लिया तो बस मुझे एक पैरेललोग्राम बनाने की देर और काम खत्म हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या है ना, मैं C वेक्टर को चेंज नहीं कर सकता, मैंने C वेक्टर की लेंथ बनाए रखी, मैंने जानबूझ करके इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींची। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो ये जो A वेक्टर था ये तो यहां से लेकर के यहां तक था, तो जैसे मैंने पैरेलल लाइन खींची वो तो यहीं तक ही रह गई, तो इसका मतलब मैंने कुछ A वेक्टर को श्रिंक कर दिया, तो मैंने x टाइम A वेक्टर बना दिया। x टाइम A वेक्टर बनाने का मतलब मैंने x हो सकता है या तो मैं स्ट्रेच करता या मैं श्रिंक करता, तो मैंने क्या किया, A वेक्टर को हल्का सा श्रिंक कर दिया, x टाइम A वेक्टर कर दिया। अच्छा, उधर की तरफ से जब मैंने इसके पैरेलल लाइन खींची तो मुझे पता चला कि ये हल्का सा, भले B वेक्टर जो मान लेते हैं एक बार थोड़ा सा इतना था, ये भी हल्का सा श्रिंक हुआ। राइट नाउ इट इज, ये पूरा यहां से यहां तक तो B वेक्टर था, बट ये यहां तक की वैल्यूज के लिए इट इज y टाइम्स B वेक्टर हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आई? अच्छा, और आपको अगर ये याद है तो ये भी याद होगा कि पैरेललोग्राम के अंदर एक लॉ मैंने आपको सिखाया था कि जो डायगोनल होता है वो दोनों का सम होता है। तो इसका मतलब ये कि C वेक्टर इज नथिंग बट XA वेक्टर प्लस YB वेक्टर। अब आपको बात समझ में आई ऐसा क्यों हुआ, कौन XA वेक्टर है कौन YB वेक्टर है। XA और YB दोनों बेसिकली किस लिए काम कर रहे हैं, ताकि पैरेललोग्राम क्रिएट हो जाए। पैरेललोग्राम बनाने के लिए हो सकता है कि आपको अपनी लेंथ को बढ़ाना पड़े, हो सकता है आपको अपनी लेंथ को घटाना पड़े। तो x टाइम A वेक्टर प्लस y टाइम्स B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर। क्लियर है ना? बस आप कुछ नहीं, ये डायग्राम बना लो, ठीक है, दैट्स इट, और आगे चलिएगा। राइट है, नेक्स्ट पॉइंट,
अगला थ्योरम इन स्पेस। थ्योरम इन स्पेस। लिख लिया? लिखिएगा फटाफट से। थ्योरम इन स्पेस में फॉर 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, फॉर 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, ब्रैकेट में लिखिएगा नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स फॉर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ब्रैकेट में लिखना नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। लिख लिया? आगे लिखना एनी वेक्टर डी वेक्टर, एनी वेक्टर कॉमा लगाने के बाद कॉमा, एनी वेक्टर डी वेक्टर इन स्पेस, एनी वेक्टर डी वेक्टर इन स्पेस विद ए बी सी, एनी वेक्टर इन स्पेस विद ए बी सी कैन बी expressed as a linear combination, can be expressed in linear combination, can be expressed in linear combination as d vector is equal to xa vector plus yb vector plus zc vector। सही है? अब कहानी स्पेस में आ गई है। अब कहानी अगर स्पेस में आ गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा कोई ऐसा बहुत धांसू चेंज तो नहीं होने वाला। बस ये कि अब कहानी के अंदर हम लोग आइडिया लेंगे पैरेललोग्राम की जगह पर पैरेलल पाइप का। उम्मीद है याद होगा। पैरेलल पाइप के लिए अगर आपको ये ध्यान है तो ये भी ध्यान होगा कि अगर मैं पैरेलल पाइप की बात करता हूँ तो इस बार कहानी यूँ चलेगी कुछ। सही है? ये कुछ हद तक पैरेलल पाइप के लिए काम करेगा और ये अपने आप में ए वेक्टर कुछ ज़्यादा लेंथ का होता, हो सकता है बी वेक्टर कुछ छोटा होता, आपने इसको लेंथ करके बढ़ा दिया। राइट है भाई? अच्छा, इस समय पर दिस इज वाई बी वेक्टर। सही है? और ये अपने आप में एक्स ए वेक्टर है और ये अपने आप में जेड सी वेक्टर है। सही है? और ये जो चीज़ है दिस इज नोन एज डी वेक्टर। बस आपकी बार बस कहानी के अंदर पैरेलल पाइप की जगह पे सॉरी पैरेललोग्राम की जगह पैरेलल पाइप लग जाएगा। वही ए वेक्टर को श्रिंक करा बढ़ाया, बी वेक्टर को श्रिंक करा बढ़ाया, छोटा करा, जो भी है। ठीक है? फाइनली आपको डी वेक्टर निकालना है। उम्मीद है हमारी शायद इस पे बात हुई थी। आपको याद है पैरेलल पाइप के दौरान मैंने जब आपको वैल्यूज दिखाई थी तो इसकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी आई थी। याद आया? आज के टाइम पे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तो किसी भी लेंथ के हो सकते हैं, तो मैं जानबूझ करके इसे एक्स ए वेक्टर तक ही समेट दूंगा, तो एक्स ए वेक्टर ही बनाओ ताकि एग्जैक्ट पैरेलल पाइप क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे ए की जगह हो जाएगा एक्स ए, बी की जगह हो जाएगा वाई बी, सी की जगह हो जाएगा जेड सी। फटाफट आगे बढ़ो आप। बस इससे ज्यादा कुछ इसमें समझने समझाने लायक नहीं है। अब रही बात इनका यूज है कि नहीं है। ठीक है? यूज तो हमने पहले ही कर लिया, जब हमें पता भी नहीं था तब हम यूज कर चुके थे। ठीक है? अच्छा, अब आते हैं फिर भी अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो बहुत काम की चीज है। लिखेगा आप मेरे साथ ये क्वेश्चन लिख लेना है ना। arc AC of a circle with center origin and radius 1 subtend 90 degree at origin. Point B divides the arc AC in ratio 1:2. Express C vector in, ये बीच के अंदर in terms of A vector and B vector, in terms of
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। राइट है भाई? हाँ साहब, पहला काम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आर के सी। सी क्या कर रहा है? सेंटर क्या है? किस आर के सी किसका है? सर्कल का। तो उसका सेंटर का नाम क्या है? ओ। ओरिजिन ले लूं? अच्छा, रेडियस कितनी है? 1। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है? सबटेंड कितना कर रहा है ओरिजिन पे? इसका मतलब आर्क जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। आर्क अगर 90 डिग्री बना रहा है तो बट ऑब्वियस है कुछ हद तक ऐसा ले लूं। श्योर है? इसका नाम ओरिजिन ले लेते हैं। अच्छा, अब नाम है आर्क का आर्क ए सी। आप बोलो तो इसको ए, इसको सी बोल दूं? क्या आर्क ए सी दिख गया? 90 डिग्री दिख गया। अच्छा, आगे बढ़ते जाओ। क्या कह रहा है? पॉइंट बी। आगे क्या लिखा है? क्या? और आगे क्या लिखा है? डिवाइड्स क्या? आर्क ए सी इन द रेशो 1:2। तो ऑब्वियस ही बात है बी यहां ले लूं। अगर मैं इसको इससे मिलाता हूं तो इसका मतलब बी ने इस पूरे इसको किस रेशो में डिवाइड करा? 1:2। यहां तक की बात पक्की करता जाऊं, इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, राइट नाउ अगर बाय द वे इसको अगर मैंने ए वेक्टर नाम दे दिया, इसको अगर मैंने सी वेक्टर नाम दे दिया, इसको अगर मैंने बी वेक्टर नाम दे दिया, तो आप में से अगर किसी को ऐतराज नहीं हो तो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है? अच्छा, तीनों के तीनों अगर एक ही प्लेन में है तो मैं किसी भी एक को बचे हुए दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा सकता हूं। अच्छा, ये किसको किस में दिखाना चाहता है? सी को एक ए और बी के टर्म्स में। इस समय पे सी, ए और बी तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है। तो पहले लाइन लिख लेता हूं, सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोप्लेनर। ये बात बराबर है? ये तीनों इस समय पे कैसे हैं? कोप्लेनर है। अगर तीनों कोप्लेनर है तो इसका मतलब सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस, लिखना गलत तो नहीं है? चलो, पहला काम तो स्टेबलाइज हुआ, तीनों एक ही प्लेन में हैं। सर ने लिख दिया कि सी वेक्टर इज इक्वल टू इतना। अब आगे सुनते जाओ आप, इंटरेस्टिंग बातें। ये जैसे 1:2 में डिवाइड हुआ, कई बच्चों को ये वाला एंगल 30 डिग्री, कई लोगों को ये वाला एंगल 60 डिग्री दिख गया। दिख गया? अब सुनो, एक बात ध्यान से सुनना। कोई दो वेक्टर ऐसे हैं जो परपेंडिकुलर हैं। हाँ, कौन कौन से? ए वेक्टर और, हर बार मैं ए और सी का यूज करूंगा या मिस यूज करूंगा? देखिए साहब, कैसे मिस यूज कर सकता हूं? मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा सी ए से। पूरी कहानी से ए से डॉट प्रोडक्ट करते ही ए डॉट सी होगा, 0 आएगा। तो सबसे पहले मैंने ए से डॉट प्रोडक्ट कर दूं। ए से डॉट प्रोडक्ट करते ही ये ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये अपने आप में बन गया एक्स मॉड ए का स्क्वायर। हाँ या ना? तब तक आपसे पूछूं कि ये इसकी लेंथ कितनी बताई थी आपने? 1। तो आपको ये तो पता चल गया कि मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी बराबर 1 है। क्या ये पता है? सब रेडियस ही रेडियस है। अच्छा, उड़ते हुए इधर आ जाओ वापस। प्लस के अंदर वाई ए डॉट बी। सही है भाई? यहां तक कोई परेशानी? इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू x, सिर्फ x रह गया। इसकी वैल्यू बोलते जाओ, y ब्रैकेट के अंदर, हाँ 1 इंटू cos कितना? a और b के बीच का एंगल 30। cos 30 कितना होता है? तो इसका मतलब ये कि मैं यहाँ पे लिख दूं x प्लस में √3 y 2y। ये बात सही है? इससे मेरे पास x और y में एक रिलेशन आ गया, एक और निकला और x और y बाहर आ जाएंगे। एक और रिलेशन की देर है और x और y आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? मैं वापस मिस यूज करूंगा a और c का। बस अब आप तरीका दोबारा सोचो। मैं दोबारा से रीराइटिंग, ठीक है ना भाई? रीराइटिंग दोबारा से लिख दो, c वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। अब की बार वापस किससे डॉट प्रोडक्ट करूं? c वेक्टर से। क्यों? कर दूं? नहीं आया? किसी को दिखा दोबारा a डॉट सी? कहां पे? इस बार यहां पे। अब की बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मॉड सी का स्क्वायर। सोचते जाना, यहाँ पे x वेक्टर ब्रैकेट में कितना? a वेक्टर डॉट c वेक्टर, प्लस के अंदर कितना? y b वेक्टर डॉट c वेक्टर। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, प्लस के अंदर y b डॉट c का मतलब मॉड b मॉड 1 इंटू cos 60 डिग्री। पक्की बात है? दैट इज हाफ। इसका मतलब ये कि y/2 इज इक्वल टू 1। श्योर है? इसका अंदर y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब आपके जैसे ही y की वैल्यू 2 आई, आप उड़ते हुए इधर आ गए। सही है भाई? y की वैल्यू 2 आते ही यहाँ रख दूं, तो आप बता सकते हैं x प्लस √3/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। इसका अंदर x इज इक्वल टू -√3। इसका मतलब c वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया? -√3 a वेक्टर प्लस में कितना? 2b वेक्टर। सही है? लीजिए साहब, c वेक्टर को a और b में दिखा दिया मैंने। हाँ भाई, पूरी कहानी का एक लाइन में कोई मतलब बताएगा क्या किया था मैंने? हर बार a डॉट सी को 0 किया।
चाहे इस एंगल से देगा चाहे उस एंगल से देगा। अगर आप सीधी सीधी बात पकड़ते हो तो मैंने ए डॉट सी को जीरो करने का पीछा छोड़ा ही नहीं, कभी ऐसे ए से डॉट प्रोडक्ट करके कभी सी से। इसका मतलब स्ट्रेटेजिकली कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन में आप रटोगे बेवकूफ हो, आपको बस ये याद रखना है कि कैसे भी करके 90 का यूज करता जा। हाँ भाई, ए बी सी अगर कोप्लेनर वेक्टर हैं तो ये पक्का करेंगे, ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू आपकी हर बार 0 ही आएगी। आइए इस पे बात करते हैं। देख लिया आपने क्वेश्चन को, एक बार जरा मेरी तरफ से देख लें फटाफट से। ए बी सी क्या बता रहा है तीनों के कोप्लेनर। आप में से किसी को अगर याद हो तो ए बी सी आर इन सेम प्लेन, गलत तो नहीं है? कोप्लेनर होने का मतलब एक ही प्लेन में होता है या अलग अलग प्लेन में होना? और अगर एक ही प्लेन में तो किसी भी एक वेक्टर को बचे हुए दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे दिखा सकता हूं। इसका मतलब ये कि इसका मतलब सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? अगर मैंने सी वेक्टर की जगह ये रख दिया तो आपको पता है मैं यहाँ ए को टच नहीं करूंगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बनाए रखूंगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बनाए रखूंगा। इसको बी वेक्टर ही लिखूंगा, इसको लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको लिखूंगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बराबर है। सी वेक्टर की जगह मैंने लिख दिया एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, यहाँ लिख लिया ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की जगह एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर, इसकी जगह लिख दिया बी वेक्टर ब्रैकेट के अंदर कितना एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू 0 ले लूं। हाँ साहब, अब आया टाइम बात करने का इस पे। किसी को कोई मेरे को एक लाइन में बता सकता मैंने किया क्या? मैंने सी वेक्टर की जगह बस ये लिखा है ना। अब आप में से कोई मेरे को अब बताना कि अब मेरा स्ट्रेटेजिकली अब प्लान क्या रहेगा, देखना। ए बी ए डॉट ए डॉट बी, ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ बी डॉट ए और यहाँ लिख रहा हूँ बी डॉट बी, बराबर। अच्छा, और आगे लिख रहा हूँ एक्स ए वेक्टर, एक्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एक्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सही है। प्लस वापस लिख रहा हूं ए बी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पहली दो कॉलम्स एज इट इज कॉपी करी, तीसरी कॉलम में लिखा वाई बी वेक्टर वाई इंटू ए डॉट बी वेक्टर, और इधर लिखा y इंटू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कोई बताएगा मैंने किया क्या क्या क्या? अलग अलग तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करता गया और अलग अलग करता गया। किसी को पता है इस कॉलम से पूरे कॉलम से कुछ कॉमन आएगा? x, x के कॉमन आते ही जो ये कॉलम है वही फर्स्ट है। देखो क्या ये 0 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हैं। कह दूं भाई ये बात, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, और आइडेंटिकल होते इसकी वैल्यू 0। आपको पता है ये वाला कॉलम और कौन सा सेकंड कॉलम, क्या y के कॉमन आने के बाद बी बी ए डॉट बी बी डॉट बी सेम आया कि नहीं आया? इस बार ये दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल है, तो आंसर विल बी बिल्कुल ठीक है। ये इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया है ना, या फिर यूं इक्वल टू 0 लेके चल रहा था इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 इक्वल टू 0 है ना, हेंस प्रूफ। आगे बढ़िए नेक्स्ट पॉइंट। हाँ भाई अगले पॉइंट पे आइएगा। Equation of a plane.
ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन में लिख लीजिएगा, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ द प्लेन में लिखेगा, इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट्स। हाँ, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट्स which hold the line joining two points, which holds the line joining two points, which hold line joining two points in such a way, which holds the line joining two points in such a way that it is always perpendicular, that it is always perpendicular, that it is always perpendicular to a fixed line, that it is always perpendicular to a fixed line। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखेगा, this fixed line is known as normal vector of the plane, this fixed line is known as normal vector of the plane, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, ब्रैकेट में n वेक्टर लिख देना। ठीक है, ब्रैकेट में n वेक्टर लिख देना। ठीक है भाई, अब ये क्या कहानी है वो समझाता हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, ये एक तरह से ऐसा है, अगर आप समझ पाए तो थोड़ा सा, जिन लोगों ने अपने यहाँ पे डीजे वाला सिस्टम देखा हो, थोड़ा सा एडवांस लेवल का, नॉर्मल लेवल में तो क्या होता है, डीजे का नाम लेते ही क्या करते हैं ना, वो ऐसी वो रंग बिरंगी सी पट्टियाँ वट्टियाँ ला करके चिपका देते हैं, जिसपे है ना एक छोटा सा स्टेज बना देते हैं, ध्यान होगा आपको, जिसपे हार्डली 6 आदमी एक साथ चढ़ सकते हैं। ठीक है, और वो उसी पे कूद लेते हैं जो कूदना होता है। याद आ गया आपको? थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात आपको ध्यान होगा, लेजर लाइट्स भी चलती हैं, देखा आपने? और साथ में वो इधर उधर वो स्प्रे करके वो जो जरा फॉग क्रिएट करते हैं, वो भी देखा है आपने कभी? थोड़ा एडवांस लेवल पे, माने थोड़ा पैसा ज़्यादा पाए तो वो आपको फॉग वॉग भी दिखाएगा, और लेजर लाइट चलेगी आपके और दूसरे आदमी के बीच में, थोड़ा फॉग वॉग सब बहता रहेगा, और बीच में जो लेजर लाइट होगी ना, उसकी वजह से ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ें क्रिएट होती रहेंगी, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते रहेंगे, जैसे प्लेन बन गया, जैसे जिगजैग बन गया, क्योंकि हर चीज को बनने के लिए पार्टिकल तो चाहिए ना रुकने के लिए, तो फॉग पार्टिकल क्रिएट कर ही रहा है, तो उन पे वो जिगजैग बन सकता है। अब लेट्स से वी विल टॉक अबाउट अ पोल, ऐसे पोल के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसपे क्या एक बीयरिंग है, ये पोल है, इस पे एक बीयरिंग लगा रही, बीयरिंग के चारों तरफ लेजर लाइट है, बीयरिंग के चारों तरफ क्या है, लेजर लाइट है। अब जैसे लेजर लाइट चलती है और फॉग नीचे से आता है ऊपर, आपको पता चलेगा ऐसे टिमटिमाती हुई लाइनें चलेंगी सीधी सीधी, हाँ या ना, दैट इट विल क्रिएट अ प्लेन अराउंड दिस, इसके चारों ओर ऐसे बिल्कुल एकदम सीध में दिखने वाला एक प्लेन दिखेगा, सीध में एकदम, क्योंकि है ना वो तो लेजर लाइट है, ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसा क्या कहते हैं जिगजैग मूवमेंट कर सकते हैं, एकदम सीधा, तो बिल्कुल वैसा ही खेल है ये, एक इस तरह से है। हालांकि हम लोग प्लेन के नाम पे ऐसा बोलते हैं, बट इट इज इनफाइनाइट लेंथ प्लेन, इनफाइनाइट लेंथ का होता है, फोटो तो ऐसे ही बनाते हैं, बोलने में कुछ भी जाता है, लेकिन इनफाइनाइट लेंथ का प्लेन होता है, इधर से भी इनफाइनाइट, इधर से भी इनफाइनाइट, हर तरह से इनफाइनाइट, जिसमें एक पॉइंट या यूं समझिए 2 पॉइंट को जोड़ने वाली कोई भी लाइन, कोई से भी 2 पॉइंट पकड़ लीजिए, 2 पॉइंट को जब भी आप जोड़ोगे, ये इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन हमेशा एक फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर ही मिलेगी। आप इसमें कितनी भी लाइनें क्रिएट कर दीजिए, किसी भी रैंडम वे में किसी भी तरह की लाइनें क्रिएट करते जाइए, अगर ये लाइन है तो वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। जैसे ये जो चौक है, ये इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि आपको पता होगा ये अगर परपेंडिकुलर है तो इट कैन बी मूव, याद आया? जैसे मैं इसके ऊपर रखूंगा तो व्हाइट लाइन और चौक परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर है। क्या ये फिक्स लाइन सभी लाइनों के परपेंडिकुलर है या नहीं है? अगर सारी लाइनों के परपेंडिकुलर हैं तो जो परपेंडिकुलर लाइंस माने जो ये पॉइंट्स है ना जिनको जोड़ के लाइनें बनी है, इनका लोकस एक प्लेन क्रिएट कर देगा। माने ये इनफाइनाइट लेंथ की लाइंस का मैस है, मैस नहीं आया समझे? ये अपने आप में ऐसा जाल है, ठीक है, जिसमें ढेर सारे डॉट्स हैं, डॉट 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 है। किन्हीं भी डॉट को दो डॉट को जोड़ दो, आप जैसे जोड़ोगे आपको पता चलेगा वो इसके परपेंडिकुलर निकलेगा। ये तो हुआ
इसके बारे में गहराई से समझने की कोशिश। जिनको समझ में नहीं आया उन्हें पता है यार प्लेन तो आता ही है, प्लेन होता है, इतना तो आता ही है। अब दूसरी बात सुनने की क्या है, इस पर एक फिक्स पॉइंट पकड़ा, ए वेक्टर पकड़ा, इससे किसी भी डायरेक्शन में निकल जा। लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, इस पे जैसे हम डॉट 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 चल रहे होंगे, याद है? एक चलता पॉइंट पकड़ा अपन ने, चलते पॉइंट का नाम होता था आर, याद आ गया? तो ये जो ए आर लाइन है ये इस एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। तो प्लेन की इक्वेशन का बेस ही है ए आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। बस जिसने ये कर लिया प्लेन की इक्वेशन के अगली लाइन में प्लेन की इक्वेशन तो पहुंच गया। ए आर का मतलब हो गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और परपेंडिकुलर होने का मतलब डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। बस इतना सिंपल है, सोचो आर माइनस ए। अब मेरे से बताओ, एक एक चीज पर वापस याद दिलाता हूं। आर कौन? वेरिएबल पॉइंट, चलता पॉइंट, जिसका नाम हो गया एक्स वाई जेड, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा, ए वेक्टर कौन? फिक्स पॉइंट, वही आज तक वही चल रहा है बेचारा, फिक्स पॉइंट। ठीक है। एन वेक्टर कौन? नॉर्मल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर? नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। हर प्लेन का अपना एक नॉर्मल वेक्टर होगा। बस दो चीजें लाओ और क्वेश्चन खत्म। सही है? ये किसका इक्वेशन हो गया? दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, फटाफट लिख लें और आगे चलेंगे। अब बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, खटाखट। पता है अपन समझाने में जो टाइम लगा लेते हैं ना, इम्पैरेलल है, कुछ जवाब नहीं है उसका, कुछ ज्यादा ही लगा लेते हैं कभी बार। अच्छा, हम में से तभी तक कुछ लोगों को जानकारी और दे दूं, जैसे कई बच्चे सोचते हैं सर इनको खोल सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ऐसा कर सकते हो आप, लिखना चाहो तो। ठीक है ना। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ लेना, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर को तो अपन टच ही नहीं कर रहे, क्योंकि इसको टच करके कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आर अपने आप में वेरिएबल है, इसका कुछ नहीं होता। लेकिन ए पक्का पॉइंट है, एन पक्का पॉइंट है। सर पक्का पॉइंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू गिवन होती है। ये जैसे ये दो एकदम फिक्स पॉइंट है, जैसे आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे कुछ ना कुछ स्केलर आ जाएगा, तो दैट स्केलर इज नॉर्मली डिनोटेड बाई डी। तो इट इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। डी वेक्टर नहीं है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ए डॉट एन की जगह पे, तो कुछ लोग इसको भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन भी बोलते हैं, लेकिन यही है ना, ये तो इसका बाई प्रोडक्ट है। हाँ भाई, अब आइए मेरे को फटाफट ये भी समझाओ। ठीक है, किसी ने, आप लिखना मत, ऐसे ही बात करते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू a 1 2 -3 एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर, ठीक है, 0 2 4। किसी ने क्वेश्चन में पूछा एक प्लेन की इक्वेशन बताइए जो हर बार इससे गुजरे, इससे गुजरता है और इसके परपेंडिकुलर है, माने ये क्या चीज है उसके लिए? एन वेक्टर, और ये क्या चीज है उसके लिए? ए वेक्टर। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे तो सिर्फ ये लिखना है आर वेक्टर माइनस 1 2 -3, बात खत्म। डॉट के अंदर कितना? 0 2 4, बस 0 2 4। तो हिसाब से देखा जाए इतना लिखना आंसर हो गया। अब इसके बाद ये मेरी इच्छा है कि मैं और आगे कितना घसीटता हूँ इसको। जैसे कैसे घसीट सकते हो सर इसको? जैसे मैंने इसको और आगे बढ़ा दिया, मैंने कहा नहीं इसको ऐसे लेके आते हैं। इसको लिखा मैंने आर की जगह लिख दिया एक्स वाई जेड, लिख सकता हूँ। अच्छा, माइनस के अंदर 1 2 -3 लिख सकता हूँ, लिखना ही पड़ेगा। इनटू में कितना? 0 2 4। अच्छा, जिनको ये समझ में आ गया उनके ये भी समझ में आएगा, आगे पीछे मैं इसका डॉट प्रोडक्ट इससे भी करूंगा और इससे भी करूंगा। जिस दिन इससे डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, थोड़ी इसकी शक्ल सुधारने के लिए, खास तौर पे इसी की शक्ल सुधारने के लिए मैं 0 2 4 की जगह 1 2 4 ले लेता हूं, ठीक है, ताकि इसकी शक्ल थोड़ी पहले ही अगर वैसा बिगड़ा हो केस आ गया, ठीक है, तो आप में से कई लोग बिखर सकते हैं। जैसे 1 2 4 का इससे डॉट प्रोडक्ट क्या देगा? x + 2y + 4z। सोच लिया आपने? इससे इसका डॉट प्रोडक्ट माइनस के अंदर 1 + 4 - 12, सोच लिया आपने, इक्वल टू 0 देगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा x + 2y + 4z इक्वल टू, फाइनली कितना निकला? -8 -7 +7, इधर जाकर के -7। क्या बात समझ में आई? दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन है तो दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ये कार्टेशियन में आ गई, और अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। नहीं आया समझ में? अब जिनको ये बात समझ में आ गई उनको ये बताता हूँ, ये डी है हमारा,
नहीं आया, ये डी है, नहीं समझ में आया। इसको जैसे मान लो, इसको देखते ही मैं तुरंत बता सकता था इसमें पक्की बात एक ना एक एन वेक्टर रहा होगा जिसकी वैल्यू 1 2 4 है। अब आप में से कोई अगर बता सकते हैं इसका नॉर्मल वेक्टर बताना, x माइनस 2y प्लस 3 z इक्वल टू 7, इसका नॉर्मल वेक्टर बोलो। 1 माइनस 2 3, नहीं आया। ये हमेशा जब भी ऐसा दिया जाता है तो ये हमेशा r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d वाली फॉर्मेट होती है। इसमें d जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट हो चुका है किसी का। अरे ये जैसे -7 आया ना, ये इन दोनों के प्रोडक्ट से आया ना, तो अपन वापस नहीं निकाल सकते इसको, इसको छोड़ना ही पड़ता है कि हाँ ये दो का कोई प्रोडक्ट होगा। उन दो के बारे में आई कैन नॉट से एनीथिंग, अभी भी नहीं समझ में आया। अच्छा चलिए अब बताइए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2y माइनस 4z इक्वल टू 12, तो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा 0 2 माइनस 4, पक्की बात है। अच्छा एक और बात समझिएगा, अगर मैंने लिखा x प्लस ये वाला, जैसे मैंने ये वाली वैल्यू लिखी, क्या मैं इसे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बोल दूं? याद रखना, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ऑलवेज अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो हम जब आपको अगले 3D चैप्टर पढ़ाएंगे तब इक्वेशन ऑफ प्लेन की पहली डेफिनेशन लिखाएंगे, इट इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ अ 3 वेरिएबल। नहीं समझ में आया आपके? क्या आपको n वेक्टर तक तो आ गया समझ में? सही है। अब आप क्वेश्चन करोगे, है ना, ये तक तो मेरा समझाना था। हाँ भाई लिखेगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1 to 0 and perpendicular to 1 2 3 and perpendicular to 1 2 3। हाँ कम से कम आप इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन तक तो सीखो, इतना तो खुद बनाओ। हाँ मतलब भले कितनी भी अंधेरगर्दी मचाई हो किसी भी चैप्टर के अंदर या सारे चैप्टर सारी जगह पे, लेकिन मुद्दे मुद्दे की चीज़ें तो आती थी बच्चे को कि भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन बता देता है, इक्वेशन ऑफ लाइन बता देता है, ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। हाँ भाई कितने लोगों से बन गया है? हाँ कम से कम कुछ से तो बने। ये तो सबको पता चल ही गया होगा कि इससे पास हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ए वेक्टर, और ये क्या चीज़ है, एन वेक्टर। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए था ब्रैकेट के अंदर कितना, आर वेक्टर माइनस 1 2 0, सही है, डॉट ब्रैकेट में कितना 1 2 3 इक्वल टू 0। ये बात सही है क्या? हाँ भाई जिन लोगों को ये बात यहाँ तक भी पकड़ में आ गई, क्या आपने इसके आगे भी बात निभाई या यहीं तक छोड़ दिया? निभाई है। तो आप में सभी को ये भी पता चल गया होगा कि इट इज x y z माइनस ब्रैकेट के अंदर कितना 1 2 0, और डॉट प्रोडक्ट किससे करा अपन लोगों ने, 1 2 3 से। तो जैसे ही मैं इससे डॉट प्रोडक्ट करूंगा 1 2 3 से, तो इट विल बी x प्लस y प्लस 2y प्लस 3z, बराबर है भाई। अच्छा माइनस के अंदर इनका डॉट प्रोडक्ट 1 प्लस 4 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो फाइनली इट इज x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5। हाँ जी सर, कितने लोगों का सही है? इतना तो बनाओ कम से कम इक्वेशन ऑफ प्लेन तक। हाँ सर अगले पॉइंट पे आइएगा, ठीक है। जिन लोगों से ही बन गया उनके लिए अगला क्वेश्चन तुरंत है ना, डायग्राम बनाइएगा। हाँ भाई दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और ये वाला पॉइंट के लिए दिख रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2, ठीक है। देख लिया आपने क्वेश्चन को? अच्छा इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन में फर्स्ट ऑप्शन है आर वेक्टर माइनस ए प्लस बी बाई 2 इंटू बी माइनस ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास में आर माइनस ए प्लस बी बाई 2, डॉट के अंदर दे रखा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है
आर वेक्टर माइनस ए प्लस बी बाई टू, डॉट के अंदर दे रखा है ए वेक्टर माइनस ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू 0। ठीक है भाई, और चौथे ऑप्शन में दे रखा है मॉडुलस में आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू में आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सही है भाई, आगे बढ़ जाना आपको, बस फटाफट फटाफट चीजों को सीख कर गया। हाँ जी साहब, अब बड़े ध्यान से सुनना, देख लिया आपने क्वेश्चन को, एक बार पहले समझ लो फिर उसके बाद कॉपी कर लेना। ये तो सबको पता है आर माइनस फिक्स पॉइंट, हाँ या ना। इस प्लेन पर एक ही पॉइंट है जिसे आप जानते हैं, उसका नाम है ए प्लस बी बाई टू, हाँ या ना। इसके सिवा और किसी को तो नहीं जानते। अगर देखा जाए तो आर माइनस फिक्स पॉइंट, डॉट के अंदर आपको चाहिए एन वेक्टर, हाँ या ना। आपको चाहिए एन वेक्टर। एन वेक्टर का मतलब ये कि ऐसा कोई भी पॉइंट जो इस एन के परपेंडिकुलर हो। क्या आपको पता है कि ये अपने आप में प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे लाइन जा रही है जो बिल्कुल मिड पॉइंट जिसका यहाँ है। अच्छा, अगर बाय द वे मैं इसको बी वेक्टर कहता हूं, इसको ए प्लस बी बाई टू कहता हूं, तो इसमें से इसको घटाने पर मेरे पास इस लाइन के डी आर आ जाएंगे, और ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो इसका मतलब बी माइनस ए प्लस बी बाई टू इज वर्किंग एज अ एन वेक्टर। ये एन वेक्टर की तरह काम कर रहा है, जिसमें बी माइनस ए प्लस बी बाई टू पे बात हो रही है। बी, ध्यान से समझना भाई, बी माइनस ए प्लस बी बाई टू, बी प्लस ए माइनस बी बाई टू करते ही इसके डी आर आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये कि पहला ऑप्शन बराबर है। दूसरे के अंदर आर माइनस ए प्लस बी बाई टू, गौर से देखिए तीनों में आर माइनस ए प्लस बी बाई टू है, माने आर माइनस फिक्स पॉइंट तक तो अगले ने कोई लोचा नहीं करा, हर बार बस ये बदलता चला गया। अब जरा दूसरे वाले के ऊपर बात करता हूं, दूसरा वाला कैसे वर्क कर रहा हूं उसको समझने के लिए पहले मैं दूसरे की जगह पर एक बार जरा थर्ड पे आ रहा हूं। रेडी? ये तीसरे को समझा रहा हूं। रेडी? आर माइनस ए प्लस बी बाई टू देख लिया आपने, पीछे की तरफ देखिएगा, ये अपने लिए था बी, ये अपने लिए क्या था बी, ये अपने लिए था ए प्लस बी बाई टू। ये बात समझ में आई? अगर मैं इसको उधर पलट दूं तो अभी ए प्लस बी बाई टू और ये किसकी तरह काम करेगा, ए की। और प्लेन हमारा कैसा होगा ना, प्लेन हमारा लिए ऐसा होगा, एक मिनट देना, प्लेन अपने लिए ऐसा है, गौर से देखिए प्लेन अपने लिए ऐसा है। नहीं समझ में आया? पिछली बार ऐसा था, पिछली बार इस तरह से काम कर रहा था, अब की बार ये इस तरह से काम कर रहा है। या ए प्लस बी बाई टू ये चौक है, अभी भी जब इधर से काम करता है तो ये ए है, ए में से ए प्लस बी बाई टू घटाते ही ये इसका डी आर आ जाता है। और अगर मैं इधर से डी आर घटाता हूं तो बी माइनस ए प्लस बी बाई टू करते इसका डी आर आ जाता है। यहां तक बात बराबर है? अच्छा, लेकिन अगर बाय द वे मैं कोई कल को, एक सेकंड, मैं कल को ऐसा करूं, ये आपके लिए ये था ए, ये था बी, ये था ए, ये था बी, और बीच वाले पॉइंट का नाम क्या था? तो अगर मैंने बी में से ए घटा दिया तो ये पूरी लाइन का डीआर आएगा कि नहीं आएगा? और पूरी लाइन का डीआर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब बी माइनस ए बी परपेंडिकुलर है। हर बार देखो गौर से ये एन वेक्टर ही आ रहा था, क्योंकि जब आप बी में से ए प्लस बी बाई टू घटा रहे थे तब भी आप इस पेपर के परपेंडिकुलर थे, जब आप ए में से ए प्लस बी बाई टू घटा रहे तब भी इस पेपर के परपेंडिकुलर थे, और जब बी में से ए घटा रहे थे तब भी आप इस प्लेन के परपेंडिकुलर थे, हाँ या ना? इसका मतलब तीनों ने एन वेक्टर की तरह काम किया, तीनों पे टिक टिक टिक। इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब आता हूं चौथे ऑप्शन पे। चौथा ऑप्शन क्या कहता है? मॉड आर माइनस ए। आर माइनस ए का मतलब हो गया ये अपने लिए अगर कॉपी है, जैसे लेट्स से ये अपने लिए एक प्लेन है, दिख गया? इस प्लेन पे कोई एक पॉइंट आर है, इस प्लेन पे एक कोई पॉइंट क्या है? आर। अपना ए और बी यही है, अपना ए और बी आज भी यही काम कर रहा है, यहीं का यहीं, ठीक है ना? एक मिनट देना, है ना? ये रेड पेन ये ज्यादा काम आएगा, दिखेगा नहीं तो, है ना? हाँ साहब, ये अपने लिए ए, ये अपना क्या है? ए। अच्छा, और ये इसका जो लोएस्ट पॉइंट है दैट इज बी। पक्की बात है? हालांकि मेरे को एक पेज ऐसा चाहिए जो हाँ ये पेपर दे देना, पेपर, ठीक है ना? ये दिखेगा भी दूर तक, है ना? इसके साथ थोड़ा अत्याचार हो जाए चलेगा? हाँ ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा पतला देना, वो अपना सॉल्यूशन सेट, हाँ बहुत ज़्यादा, हाँ नहीं तो ये पेन की दर्दनाक मौत हो जाएगी, ठीक है? हाँ साहब, ये देखिए साहब, अब आप में से 100% सभी जने समझ सकते हैं, ये ऐसा डायग्राम है जो ये चल रहा है ना, ये ऐसा डायग्राम है। इधर से देखते हो तो आप कहते हो, है ना, बी ए माइनस ए प्लस बी बाई टू, उधर से देखते हो तो आप कहते हो बी माइनस ए प्लस, और दोनों का आपस में जोड़ के कहते हो तो बी माइनस ए। अभी भी नहीं आया? अब जरा आर क्या चीज है? आर तो इस पे कहीं पे भी हो सकता है। मान लो ये पॉइंट ही आर था, ये जो पॉइंट है ये आर था। आर माइनस ए करने का मतलब हो गया
आर माइनस ए करने का मतलब आर की ए से दूरी, आर की ए से दूरी, श्योर है? आर की ए से दूरी क्या है? ये वाली। तो आर माइनस ए का मॉडुलस माने आर की ए से दूरी होगी, ठीक है। आर तो इस पे हजारों पॉइंटों में से हर पॉइंट है, आर की ए से दूरी और इधर से आर की बी से दूरी। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है आप में से कईयों के लिए। अब देख पा सकते हैं शायद, क्या अगर ये बीच वाला पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो दोनों के एंड पॉइंट से इसके हर पॉइंट की दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगी या नहीं होगी? होगी, 100% होगी। आप इसको घुमाते रहो, रोटेट मारते जाओ, पेन को रोटेट मारते जाओ, आपको बदलेगा आर माइनस ए बदलता जाएगा, लेकिन ये दूरियां हमेशा बराबर मेंटेन रहेंगी। हाँ या ना? माने मैं क्या कर सकता हूं, इसको अगर आप यूं समझो तो यहां पे एक छेद करा और उसको इधर से रस्सी से मिलाया, इधर से एक रस्सी से मिलाया, ऐसे में मिलाता चला गया और मेरे को पता लगा डॉट 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 डॉट, जितनी जगह मैंने छेद करे वो सारे प्लेन पे आ गए और हर पॉइंट की दूरी इस पॉइंट और इस पॉइंट से बराबर थी। तो याद रखना, इट इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे को पता है, ये आप में से कईयों के लेवल से ऊपर की चीजें थी, लेकिन मुझे इसमें पूरा यकीन है कि ये 3 तो आपको पकड़ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप आंसर ही लिख दो बस, और कुछ मेरे पास ऑप्शन है नहीं, ठीक है। आप ये लिख देना बस, ये तीनों इज वर्किंग एज एन वेक्टर, ठीक है भाई। आगे पॉइंट पर चलते हैं। अगला थ्योरम्स इन प्लेन हो गया, थ्योरम्स इन स्पेस हो गया, क्वेश्चन ऑफ प्लेन हो गया। अब क्या अपने पास में धीरे धीरे जगह खुल करके आएंगी। अरे समझाने में इसमें कई ऐसी चीजें हैं ना जिनको अब समझाना है तो टाइम इतना बढ़िया से कंज्यूम करेंगी ना। हाँ भाई, अगला टाइटन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। चलें इस पे बात करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। हाँ जी साहब, सबसे पहले एक लाइन को दुनिया में लाते हैं, लाना ही पड़ेगा। एक पॉइंट चाहिए, एक लाइन चाहिए, तो एक लाइन लाते हैं दुनिया में। लाइन को दुनिया में लाने का मतलब आर वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने ले लिया ए वेक्टर प्लस में लैम्डा सी वेक्टर, आगे एक लाइन दुनिया में, सही है। एक पॉइंट ले आते हैं, एक पॉइंट अपन ले लेते हैं, लेट द पॉइंट इज बी, बी वेक्टर, ठीक है। हम लोगों से कोई पूछ रहा है बी और लाइन के बीच की दूरी बताओ सर। मैंने कहा देख भाई, डायग्रामेटिकली तो ये रहा तेरी लाइन और ये रहा अपना पॉइंट, बी की इससे दूरी बोले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ या ना? बराबर है। अब किसी ने कहा सर इसमें लाइन के अंदर ये तो दिखाओ, ये कौन है, ए सी क्या चीज है? मैंने कहा ए इस पे कोई भी एक अचानक से फिक्स पॉइंट है जिससे लाइन गुजरी, याद है ना, ये फिक्स पॉइंट होता है। और ये क्या चीज होती है? डी आर। ये क्या होता है? डी आर, याद है ना, जिसके ये पैरेलल है। नहीं आए तो एक तरह से ये सी वेक्टर ही है जिसके पैरेलल है। नहीं आया अभी भी समझ में? अब मेरे को निकाली ये दूरी, अगर ये दूरी निकाले तो अगर मैथमेटिकली इसको निकालना है तो एक लाइन का काम है। कैसे? देखो, इसको इससे मिलाओ, मिलाया, मिलाते ही इस वाले पॉइंट का नाम हो गया, इस लाइन का नाम हो गया ए बी, हाँ या ना? अगर ये ए बी हो गया तो इन दोनों के बीच का कोई एंगल थीटा ले लूं। आप में से कईयों को पता होगा ये ए बी कॉस थीटा, और ये तो आपको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो P इज इक्वल टू नथिंग बट ए बी साइन थीटा, बोले तो मॉड ए बी साइन थीटा। इसका मतलब P इज इक्वल टू अगर मॉड ए बी साइन थीटा, तो आपने क्या करा, मॉड ए बी तक तो ठीक है, साइन थीटा पे आ गए। साइन थीटा बच्चे में दिमाग लगे यार, साइन थीटा देखा देखा लगता है, कहीं सोचा था शायद अपने क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला जा सकता है, किसी को याद है? अब अपने को अगर देखा तो क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का करा जाए। इस समय पर मेरे पास दो ही वेक्टर हैं, एक वेक्टर का नाम ए बी वेक्टर है और दूसरे वेक्टर का नाम सी वेक्टर है। AC नहीं है, सी वेक्टर। नहीं याद है तो मैं यहाँ पे साइन थीटा की जगह लिखता हूं ए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन में मॉड ए बी मॉड सी। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं, साइन थीटा निकालते समय पर हम लोग हमेशा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा लिखते हैं। आपको याद है साइन थीटा की वैल्यू मॉड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो मैं साइन थीटा की जगह लिख रहा हूं ए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन मॉड ए बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर। ऐसा करते ही ये मॉड ए बी से मॉड ए बी उड़ गया। फाइनली मेरे पास में पी वेक्टर के नाम पे फाइनली क्या रह गया, ए बी क्रॉस सी वेक्टर
अपॉन में नीचे कितना, मॉड सी वेक्टर। सही है। किसी ने कहा सर इसको थोड़ा आसान कर सकते हैं क्या? हाँ मैंने कहा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ए बी का मतलब होता है, ए बी का मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं मॉडुलस में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अपॉन में नीचे कितना, मॉड सी। सही है। फटाफट कॉपी कर लें, आगे चढ़ेंगे। मैं आपको उतना ही टाइम दे पाऊंगा जितना मेरे पास में है, उससे हट करके समय दे पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो आप ये गलती से भी उम्मीद नहीं करना अपने पास में जरा सा भी कहीं टाइम निकलेगा, जैसे आप वो कॉपी कर रहे हो तो मैं अगले पे चल रहा हूँ। अगला टाइटल आ गया है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसके बाद वीपीएस सर की क्लास है क्या? उस दिन भी मेरे को आप लोग नीचे मिले थे, याद है आपको? मैंने आपको कहा था आप मेरे को नीचे मिलोगे, और सारे ही मिले। उस दिन तो कोई भी नहीं बचा। हाँ भाई हो गया। अगला तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बस इतना ही टाइम था। छोड़ दिया करो, आपसे नहीं कॉपी हुआ करे तो आप तो आगे चला करो। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब पंगा समझिए, जैसे मैंने कहा उस समय मेरे को एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में गैप निकालना था, तो मैं एक लाइन दुनिया में लाया, एक पॉइंट दुनिया में लाया। अब मैं वापस आता हूं, अब मेरे को दो पैरेलल लाइंस के ऊपर बात करनी है। तो सर दो पैरेलल लाइन कैसे सोचते हैं? हाँ यही तो आपको सोचना है। आपको एग्जामिनेशन बैठ करके अचानक दो पैरेलल लाइन आना चाहिए। बोल दो पैरेलल लाइन ऐसे, बोल दो परपेंडिकुलर लाइन ऐसे, दिमाग में आनी चाहिए। कम से कम इतना तो दिमाग चले अपना। अगर मान लीजिए मेरे को लाइंस के ऊपर बात करनी है, टू पैरेलल लाइंस, तो दो पैरेलल लाइंस के लिए अपन ऐसे बात कर लेते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा सी वेक्टर, और दूसरी लाइन का नाम आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस में लैम्डा सी वेक्टर। क्या आप में से कोई समझा ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं है? कैसे पता? दोनों का डी आर सेम है, दोनों अलग अलग जगह से गुजरी हैं, बस ये बात समझ में आई। इसका मतलब 100% पैरेलल है। ऐसे दो पैरेलल लाइन दुनिया में आती है। समझ में आया? अब देखिए साहब, एक बात पक्की हो गई कि दो पैरेलल लाइंस हैं, इनमें दो फिक्स पॉइंट हैं। एक का नाम मैं रख लेता हूं ए वेक्टर, और दूसरे का नाम रख लेता हूं बी। ऐसा तो कहीं किसी किताब में लिखा नहीं है कि फिक्स पॉइंट हमेशा एक दूसरे के नीचे होते हैं, कहीं पे भी आड़े टेढ़े हो सकते हैं। अच्छा, मेरे को निकालना है दोनों लाइनों के बीच का गैप, माने मुझे ये गैप निकालना है। क्या ये बात सही है? माने मुझे पी निकालना है। वापस कर रहा हूं, ए को बी से जोड़ा, जोड़ सकते हैं अपन ने ए को बी से जोड़ा, और ये गैप आपको निकालना है जिसे आप पी के नाम से जानते हैं। क्या आपको पता है मैंने इसका नाम रख दिया ए बी वेक्टर। क्या आपको पता है ये दोनों लाइन है सी वेक्टर के पैरेलल है, हाँ या ना? और आपको ये वाला गैप निकालना है, तो आज भी ये मॉड ए बी साइन थीटा ही है, हाँ या ना? अगर ये मॉड ए बी साइन थीटा, तो इसका मतलब ये कि गैप बिटवीन देम इज इक्वल टू मॉड ए बी साइन थीटा। और जैसे मैं ये रखूंगा, अब दुनिया को दिखेगा मॉड ए बी इंटू में साइन थीटा के लिए फिर से सोचते हैं कौन कौन से दो वेक्टर हमारे पास, ए बी और सी वेक्टर। तो फिर से वही गाना गा दूं, मॉडुलस में ए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अपॉन में कितना, मॉड ए बी मॉड सी वेक्टर। उड़ा दें दोनों को। फाइनली इट इज मॉड ए बी वेक्टर ए बी क्रॉस सी वेक्टर, अपॉन में कितना, मॉड सी, जिसको वापस अपन ढंग से लिखेंगे तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अपॉन में मॉड सी। क्या आपको नहीं लगा ये पिछला वाला ही आगे सर से? बिल्कुल बिल्कुल वही आया है, बस पिछली बार बी एक सिंपल पॉइंट था, इस बार बी पैरेलल लाइन पे एक पॉइंट है। पिछली बार बी सिंपली एक पॉइंट था स्पेस में, अब की बार बी पैरेलल लाइन पे एक पॉइंट है। क्लियर है? और कोई फर्क नहीं है। हाँ साहब, तब तक एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि सरदर्द है उसकी जिंदगी का, ठीक है? क्योंकि सामने वाला सीधा दो पैरेलल लाइन कहेगा क्या और पूछेगा बता दोनों पैरेलल लाइन के बीच का गैप, तो आपके पास ये जगह नहीं होगी कि आप बैठ करके फार्मूला दोबारा से रीडराइव करो। आपको ये चीजें रटी हुई होनी चाहिए। तो याद रख लीजिएगा, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट, दोनों फिक्स पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट क्रॉस डी आर अपॉन मॉड डी आर। दोबारा बोल रहा हूं, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट क्रॉस डी आर अपॉन मॉड डी आर। एक बार और बोल रहा हूं, आप मत बोलना, बस सिर्फ सुनो 2-3 बार। फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट क्रॉस डी आर अपॉन मॉड डी आर, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट क्रॉस डी आर अपॉन मॉड डी आर, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट क्रॉस डी आर अपॉन मॉड डी आर। अब आप बताओ, क्रॉस डी आर अपॉन मॉड डी आर, वही चीज उधर भी है। यहां तक बात समझ में आ गई? जिनको ये बात समझ में आ गई, अब सबसे दुर्लभ चीज पे आते हैं, ठीक है?
डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है, फटाफट से डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। हाँ भाई आप जरूर लिख लेना ये बात, ये जो मैंने अभी बोली इसके नीचे लिखेगा बकायदा, इसमें कोई शर्म संकोच नहीं होना चाहिए। फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट क्रॉस डी आर अपॉन मॉड डी आर, ठीक है। हाँ भाई लिख लिया। इसको समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोशिश कर रहा हूं कि आप में से कई लोग इसको मतलब अपने सामने होते हो देख लें तो शायद थोड़ा बहुत फिर भी समझ लेंगे, वरना चीजें याद तो करनी है, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, क्योंकि 6 नंबर पक्के पकाए मिलते हैं इसके, ठीक है। और अल्टीमेट इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सबसे पहले अपन लोग बना लेते हैं, एक छोटा सा स्क्वायर बना रहा हूं जान करके, ठीक है, या क्यूबॉइड समझ लें, अपन ने ऐसा कुछ क्रिएट कर लिया, ठीक है। हाँ जी साहब, अगर अपन एक सेकंड, क्यूबॉइड में आपको समझ में तभी आएगा जब ये साइड इधर होगी, देखिए आप बातें करेंगे तो मैं समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लिख के चला जाऊंगा, मतलब आप बातें करोगे, मैं भी नहीं समझाऊंगा, मेरे क्या है। हाँ सर, ये अब मैं आपके सामने 2 स्क्यू लाइंस बोल रहा हूं जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, है ना भाई। कोशिश करते हैं कि अपन स्क्यू लाइंस पे बात करें। एक ये वाली लाइन देख लिया आपने, और एक ये वाली लाइन, ये लाइन सीधी निकल जाएगी और ये लाइन ऊपर से निकल जाएगी, हाँ या ना। इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस ये रही, इसके सिवा कहीं ये इससे करीब नहीं आए। ये सीधा पार हो जाएगा नहीं है। अगर बाय द वे इसकी बात करिए तो अपन यहां से देख सकते हैं ये एक्चुअल में क्या क्या है और कैसे कैसे काम कर रहा है, वो बताता हूं मैं आपको। ये एक्चुअल में स्टोरी ये है कि अपन बात कर रहे हैं, एक तो इस लाइन पे दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रही है आपको, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों स्क्यू लाइंस हैं, सही है ना। 1 मिनट 2-3 पेन देना, पेन है क्या? हाँ दे दे, दिख जाएंगे क्या वहां तक देखते हैं। हाँ साहब, ये एक तो ये वाली लाइन दिख ही नहीं रहा होगा, ये दिख रहे हैं है ना भाई, एक तो ये वाली लाइन है ना, और दूसरा इसीलिए तो रेड है क्या किसी के पास, दो द्वारा। हाँ भाई एक से तेरा वाला देखा ना, ये रेड और एक ये रहा, ठीक है, सब रेड ही रेड चाहिए। हाँ साहब, ये वाली लाइन दिख रही है अब आपको, कोशिश कर रहे होंगे यहाँ तक तो दिख ही रहा होगा थोड़ा बहुत तो, सही है भाई। एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, नीचे से अगर देखा जाए ये 2 लाइन है, सही है भाई। ये दोनों लाइनें स्क्यू लाइंस हैं, अगर देखा जाए तो ये सीधी निकल जाएंगी, ये इस तरह से बाहर निकल जाएंगी, और इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इस समय ये वाली लाइन है, ये इससे करीब कभी नहीं आएंगी। इसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ती आएंगी और कम होती आएगी, तो ये जो है ना ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इधर मैंने दिखाई है, इस बार मैंने ये चीज इधर दिखाई है, ठीक है ना भाई। ये दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो दिस इज SD, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब पॉइंट ये कि निकालेंगे कैसे, है ना भाई। तो मैं एक को एक काम करता हूं, इसको P वेक्टर मान लेता हूं, क्या मान लिया, P वेक्टर, और इसको मैंने मान लिया Q वेक्टर, ठीक है ना। ये इस समय पर दोनों के दोनों एक दूसरे से ऐसे जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट। अच्छा, अगर मैं Q वेक्टर को इसके पैरेलल ही नीचे ले आऊं, और इस पहले मैं आपको लाइन बता दूं, है ना, आप में से कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं ही थोड़ा सा इसमें थोड़ा जल्दबाजी में हूं, ठीक है, क्योंकि मैं टाइटल के रूप में छोड़ना नहीं चाहता कुछ भी। मैंने 2 लाइनें उठाई हैं साहब, R वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा P वेक्टर, और दूसरी लाइन उठा रहा हूं R वेक्टर इज इक्वल टू में B वेक्टर प्लस में म्यू Q वेक्टर,
अभी भी नहीं आया? अब आ गई बात समझ में? ये अपने आप में किसके पैरेलल है? पी वेक्टर के। ये किसके पैरेलल है? क्यू वेक्टर। इसको पैरेलली अगर नीचे उतार लिया तो ये क्यू वेक्टर हो गया, सोच लेना। अगर ये क्यू वेक्टर हो गया, लेकिन अगर ये नीचे उतर गई तो फिर ये स्क्यू लाइंस नहीं है। लेकिन थोड़ी सी देर के लिए आपकी इमेजिनेशन के लिए इसको नीचे लाया हूं। जैसे ही मैं इसको नीचे लाया, ये जो लाइन है ये इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलरली अप है, तो ये पी क्रॉस क्यू हो गया। यहां तक बात समझ में आई? अब ये पी क्रॉस क्यू है। हम जब ये पी क्रॉस क्यू की लेंथ निकाल लेंगे ना, जिस दिन ये पी क्रॉस क्यू की लेंथ निकाल लेंगे उस दिन हमारा काम बन जाएगा। तो पी क्रॉस क्यू की लेंथ निकालने के लिए आप सोच नहीं सकते, इतना बकवास तरीका है। आपको समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, उसके लिए मैंने जानबूझ के डायग्राम बनाया। इससे आसान डायग्राम नहीं है। अगर ये नहीं आया तो फिर मतलब जो बाकी मैं कितना भी समझा लूंगा ना, वो आपको नहीं आने वाला। ठीक है, कोशिश करना। देखिए साहब, इसका फिक्स पॉइंट थोड़ी सी देर के लिए ये अपने लिए ए है, इसका नाम ए वेक्टर हो गया। नहीं, यही बात समझ में? ये ए से गुजरी, पी के पैरेलल थी, ए वेक्टर प्लस वेक्टर हो गया। ये क्यू से, ये बी से गुजरी, इस पॉइंट का नाम बी ले लेता हूं, बी वेक्टर हो गया। मैं ए और बी को मिलाऊंगा। जो मैंने ए और बी को मिलाया, तो ये जो ए और बी का जो प्रोजेक्शन है, जिस दिन इस पे पड़ेगा, जिस दिन इस पे पड़ेगा, तब ये एग्जैक्ट इतना ही पड़ेगा और वो ही शॉर्टर डिस्टेंस क्रिएट करेगा। ये जो आड़ा है, माने अगर बहुत गौर से देखा जाए तो मैं जिस पे बात कर रहा हूं वो तो आप सोच भी नहीं सकते। ये जो है, इसका ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो इधर का पॉइंट है, दैट इज ए वेक्टर, और इसका ये वाला जो पॉइंट है ये बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच से जो अंदर ही अंदर जो जा रहा होगा वो डायगोनल। जिस दिन इस पे प्रोजेक्शन डालेगा तो जो प्रोजेक्शन पड़ेगा वो एग्जैक्ट इतनी ही लेंथ का पड़ेगा और वही शॉर्टर डिस्टेंस क्रिएट कराता है। आई बात समझ में? मैंने आपको कहा था ना, ये तो तब आप देख रहे हो अगर भाई द वे मैंने इसको जो नॉर्मली सिखाया जाता वो सिखाया होता तो आपके बचे हुए भी होश उड़ जाते। ये बताया जाता ये लाइन L1, ये लाइन L2, ठीक है, ये दोनों के बीच का N1 N2, ठीक है, जो सिखाया जाता है। और ये A और B, ए बी का प्रोजेक्शन जिस दिन इस N1 N2 पे पड़ता है तो प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन N1 N2 इज इक्वल टू में शॉर्टेज डिस्टेंस। अब आप ये और ये में दोनों में फर्क देख लीजिए। कई लोगों को तो इसको देख के जितनी फील नहीं आती कि ये अपने आप में स्क्यू लाइंस भी है क्या। इसमें कम से कम ये तो फील आ रही है कि हाँ स्क्यू लाइंस तो है सर, इतना तो दिख रहा था, ठीक है ना। अब ये आपको निकालना है तो मैं इसको बता रहा हूँ, देखो लिख रहा हूँ भाई, शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू में कितना, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन पी क्रॉस क्यू, और उसके बाद एक कदम और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, कैसे आप में से बता सकते, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्रॉस क्यू कौन चल रहा है? प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं बोला, सिर्फ प्रोजेक्शन बोला है, तो 2 बार या 3 बार, तो मैं यहां लिख दो ए बी डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन मॉड पी क्रॉस क्यू, और ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला हो गया परमानेंट। 6 नंबर पक्के हो गए आपके। नहीं आया समझ में? एक लाइन रटनी पड़ेगी आपको, वरना ये आप समझते समझते थक जाओगे कि प्रोजेक्शन कैसे करेगा, क्योंकि जिन्होंने इसको लैब में देखा होगा ना उसी को समझ में आया होगा। पहले मैं क्या करता था, घर से बकायदा ऊन का गोला लेके निकलता था, ठीक है ना, और वो घर वालों से सिलाई ले रखी थी मैंने, अरे वो सिलने वाली होती ना, ऐसे 2 सिलाइयां ले रखी थी बकायदा, ऐसे लेकर के चलता था और बैठ करके कोशिश करता था दिखाने की, 2-3 बच्चे और पकड़ लेता था मैं, ठीक है, कि देखो ये प्रोजेक्शन एग्जैक्ट इसी साइड पे पड़ेगा और इतनी दूरी पे पड़ेगा। अब यहां एक और बात समझना, देखो अपन जैसे इसको पी, अब आप में से कुछ लोग जैसे थोड़ा बहुत डाउट क्लियर कर सकता हूं, ये पी क्रॉस क्यू जो है ना, ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा। नहीं समझ में आया? क्यों इनफाइनाइट लेंथ को यूं होगा कि ये आपका क्यू वेक्टर, ये आपका पी वेक्टर, तो पी क्रॉस क्यू तो परपेंडिकुलरली अप है, माने सीधा जा रहा है, तो इसने कोई लंबाई का ठेका ले रखा है कि यहीं रुकेगा, ये तो इनफाइनाइट लेंथ का है। जिस दिन ये आप इस पे प्रोजेक्शन डालोगे, इसका प्रोजेक्शन, इसकी छाया, माने सूरज किधर उग रहा है, सूरज इसके जस्ट पीछे उग रहा है, ये जो डब्बा है ना इसके जस्ट पीछे सूरज उगा, इसकी छाया यहीं पड़ेगी, तो ये इनफाइनाइट लेंथ का है, ये ऐसे जा रहा होगा, ये तो इनफाइनाइट लेंथ से जा रहा होगा पी क्रॉस क्यू। उस वाले पॉइंट की जो परछाई होगी एग्जैक्ट यही पड़ेगी, क्योंकि परछाई सीधी परपेंडिकुलर ड्रॉप होती है, तो वो यहां काटेगी इसको, ठीक है ना, और इस पॉइंट की जो परछाई होगी, अब यहां से सोचना थोड़ा मुश्किल है, अब की बार सूरज इधर है, परछाई इसकी यहां पड़ेगी, नहीं है, तो ये जो है ना, ये इसके 2 हिस्से कट जाएंगे, इतना ही रह जाएगा पी क्रॉस क्यू। इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल, दो आई नो, बट अगर देखा जाए तो समझना मेरा अंदाजा क्या है, फिर भी करीब है। तो आप बताइए साहब, प्रोजेक्शन के नाम पे मॉडुलस लगा दूं, ये आपको पता लगा मॉडुलस क्यों लगा? डिस्टेंस के लिए। अच्छा,
अब मैं दोबारा मेरी बात लिख रहा हूं, इट इज b माइनस ए, सोच लिया होगा, डॉट में कितना p क्रॉस क्यू, अपॉन में नीचे कितना मॉडुलस p क्रॉस क्यू। अब मुझे एक और बात समझाओ, अब की बार फार्मूला बना फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट डॉट dr क्रॉस dr अपॉन मॉड dr क्रॉस dr, नहीं आया। पिछली बार क्या था, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट डॉट या क्रॉस, क्रॉस, पिछली बार यहां क्रॉस हुआ करता था dr अपॉन मॉड dr। अब की बार कहानी में क्या है, फिक्स पॉइंट माइनस फिक्स पॉइंट डॉट dr क्रॉस dr अपॉन मॉड dr क्रॉस dr। और आप चाहो तो इसे dr ही समझ लो, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना भाई। अब आ जाइए फटाफट से अगले पॉइंट पे। ये क्या है, ये कौन सी वाली बेल थी, पहली या दूसरी? 7:16 पे, ये लास्ट गैप 5 ही मिनट का होता है क्या? 7:10 पे छुट्टी होती है ना अपने तो 7:16 पे बजाने लग गए क्या? ये कुछ नहीं है, बीच की है वो, क्या बोलते हैं, अलार्मिंग बेल कि सर अब कोशिश करो बाहर आने की, ठीक है। ये अलार्मिंग बेल है ये। एक सेकंड, आप फटाफट पहले यहां तो कॉपी करो। हाँ साहब, लिखो 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 फटाफट से, लिख लिया? अरे मैं आपका ज्यादा से ज्यादा इसमें 1-2 मिनट का टाइम और ले रहा हूं, वो ध्यान से सुनो आप चुपचाप। देखो साहब, अगर बाय द वे इसकी स्टोरी को, ये जस्ट अगला पॉइंट जैसे अपन टच करेंगे ना वहां पे ही पहुंचेंगे। बी का इससे डॉट प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू से, b डॉट पी क्रॉस क्यू बनाएगा, बनाएगा, माइनस a का इससे डॉट प्रोडक्ट a डॉट पी क्रॉस क्यू बनाएगा, अपॉन में नीचे की तरफ मॉडुलस में p क्रॉस क्यू बनेगा। आज के दिन पे आपकी बुद्धि उतनी बड़ी नहीं है कि आप ये जान सकें कि इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन कल के दिन पे जब ये टाइटल चल रहा होगा अगले लेक्चर के अंदर, तब आप जान जाओगे कि हम इसी पे बात कर रहे थे। तो मैं कल की चीज को अभी बता रहा हूं, क्योंकि ये वहां बताऊं तो ये थोड़ा आउट ऑफ द सीन हो जाएगा, फिर आज के दिन पे ये बात अभी के अभी घर में अपन ठहरा सकते हैं। तो b डॉट पी क्रॉस क्यू अपने आप में b p q 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP बोलते हैं। ये a p q, a p और q का STP माने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डब्बे से दिखाते हैं, बॉक्स b p q माइनस बॉक्स a p q, ऐसे दिखाते हैं। अपॉन में नीचे कितना मॉडुलस में p क्रॉस q। अब ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन, और ये कंपटीशन में। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, कल को शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो जाए, शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होते ही ये q वेक्टर और p वेक्टर के बीच का गैप ही 0 हो गया, माने ये जो p क्रॉस q ये 0 हो गया, तो q पिचक करके p पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग। कैसा हो जाएगा? तो जब भी दो लाइनें इंटरसेक्टिंग होती हैं शॉर्टेज डिस्टेंस बिकम्स 0। नहीं आया समझ में? जब भी दो लाइनें इंटरसेक्टिंग होती हैं शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। बाकी अपन कल चर्चा करते हैं।